Rahim. My name is Mohammad Awais Karni and you are watching lectures by AQ. अच्छा जी, तो आज की इस लेक्चर की सीरीज में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट को ही हमने स्टार्ट किया हुआ है। क्लास 10th की केमिस्ट्री है, केमिकल इक्विलिब्रियम जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9th, तो उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन को डिस्कस किए, तो जिस स्टूडेंट ने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शन की वीडियो देखें। उसके बाद हमने फिर केमिकल इक्विलिब्रियम पे डिस्कशन की कि व्हाट इज़ केमिकल इक्विलिब्रियम, हाउ केमिकल इक्विलिब्रियम इज़ अचीव्ड एंड व्हाट आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द केमिकल इक्विलिब्रियम। आज की इस वीडियो में हम लॉ ऑफ मास एक्शन को डिस्कस करेंगे कि व्हाट दिस लॉ स्टेट्स, इस लॉ का मकसद क्या है, इस लॉ में क्या बात कही गई है और इस लॉ का क्या फ़ायदा है इक्विलिब्रियम का, इसके ऊपर जो है वो क्या असर है, इक्विलिब्रियम के बारे में ये लॉ जो है वो हमें क्या कहता है। ओके, सो सबसे पहले तो हम कहते हैं कि दिस लॉ इज रिप्रेजेंटेड इन 1864 बाय टू नॉर्वेजियन साइंटिस्ट गोल्डबर्ग एंड पीटर वेक। सो ये लॉ ऑफ मास एक्शन जो है ये दो नॉर्वेजियन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1864 में इस लॉ को प्रेजेंट किया और उनका नाम है गोल्डबर्ग एंड पीटर वेक। अच्छा जी, ये लॉ हमें रिलेशन किसके बारे में देता है? तो जैसे हमने इक्विलिब्रियम में डिस्कस किया कि केमिकल इक्विलिब्रियम में हमारे पास हम डिस्कस करते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इन दोनों की मिकदार का एक दूसरे के ऊपर क्या जो है वो असर है इक्विलिब्रियम कंडीशन से, और स्पीड के ऊपर, रेट के ऊपर इसका क्या असर होता है। यानी हम अगर मिकदार को, मिकदार के लिए इधर वर्ड यूज हुआ है कंसंट्रेशन का, यानी हम अगर मिकदार को बढ़ाते हैं तो उसका असर रिएक्टेंट के ऊपर क्या होता है, दिस इज द वर्ड कंसंट्रेशन। सो कंसंट्रेशन वर्ड का मतलब है मिकदार यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को कम या ज्यादा करने से रिएक्शन का जो स्पीड है, रिएक्शन का जो रेट है, उसके ऊपर क्या असर पड़ता है। तो बेसिकली ये पूरा का पूरा लॉ बेस करता है इस जो है उसके ऊपर, इस बुनियाद के ऊपर कि रिएक्शन की स्पीड के ऊपर, रिएक्शन के रेट के ऊपर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की तादाद को कम ज्यादा करने से क्या असर पड़ेगा। ओके, सो इट गिव्स अस रिलेशन बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम इन अ केमिकल रिएक्शन। इक्विलिब्रियम में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम पे जब हम पहुंचते हैं उस दौरान रिएक्शन का जो रिएक्टेंट्स है और प्रोडक्ट है उसका इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या असर होता है, उसके कम और ज्यादा करने से इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ओके, सो दिस लॉ स्टेट्स द रेट और स्पीड, रेट और स्पीड मींस दोनों का मतलब सेम है। द रेट और स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द product of the molar concentration of active masses of a reacting substance। अब इस लॉ के अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, हम सबसे पहले उन टर्मिनोलॉजीज को समझेंगे, फिर हम डिस्कस करेंगे कि स्टेटमेंट का मतलब क्या है। सो सबसे पहले जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज रेट, यानी रिएक्शन का जो स्पीड है वो केमिकल रिएक्शन का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये एक रिलेशन है, यानी जब हम दो चीजों का कंपैरिजन करते हैं तो अगर एक चीज को ज्यादा करें तो दूसरी वैल्यू भी ज्यादा हो, और अगर एक चीज को कम करें तो दूसरी वैल्यू भी कम हो, इस रिलेशन को कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। तो लॉ ऑफ मास एक्शन में यह बताया गया है जो केमिकल रिएक्शन का जो स्पीड है, उसकी जो रफ्तार है एक रिएक्शन की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किस चीज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इधर वर्ड यूज हुआ है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का यहां पे मतलब है मल्टीप्लाई, उर्दू में इसको हम कहते हैं हासिल ज़रब। प्रोडक्ट का मतलब रिएक्शन वाला प्रोडक्ट नहीं है, इसका मतलब है मल्टीप्लाई करना। सो ये केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है वो दो चीजों के मल्टीप्लाई करें अगर हम, यानी अगर रिएक्टेंट साइड पे दो चीजें हैं ए और बी, इस रिएक्शन में आपको नजर आ रहा है, तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यानी जो सब्सटेंस हमने लिया इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें, ठीक हो गया, तो
उसका जो इफेक्ट आएगा वो स्पीड के ऊपर आएगा। मतलब ये है कि मैं ए और बी को जितना ज्यादा करूंगा स्पीड उतनी ज्यादा होगी, यानी जितना ए और बी को कम करूंगा स्पीड उतनी कम होगी, क्योंकि दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। सो दिस लॉ स्टेट कि द रेट और स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मासेस। यानी एक्टिव मास का वर्ड इधर यूज हुआ है। एक्टिव मास का मतलब है यानी रिएक्शन के दौरान वो चीजें जो एक्चुअली रिएक्शन में हिस्सा ले रही हैं, यानी वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो कि एक्चुअली रिएक्शन में इन्वॉल्व है, उनका हासिल ज़र्ब जब हम निकालें तो वो जितना ज्यादा होगा रिएक्शन की रफ्तार उतनी ही ज्यादा होगी। इसमें अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, अपने आप को कंफ्यूज ना करें। इसकी इजी एग्जांपल मैं इस तरह से देता हूं कि आप चाय बना रहे हैं, एक केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं। अब आप चाय में जो चीज़ें डलती हैं वो उसके एक्टिव मासेस हैं। कौन कौन सी? लाइक पत्ती आती है, उसमें चीनी आती है, पानी आता है, दूध आता है। ये सारी चीज़ें एक्टिव मासेस हैं क्योंकि ये रिएक्शन में हिस्सा ले रही हैं। अब ये चीज़ें आप जितनी बढ़ाएंगे, दूध, पानी, पत्ती, ये सारी चीज़ें आप जितनी बढ़ाएंगे रिएक्शन का स्पीड उतना ही बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा मिकदार में प्रोडक्ट बनेगा। तो सिंपल इसका ये मतलब है। तो रेट आपका डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे? कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस पे। जो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही हैं उनके प्रोडक्ट पे, यानी उनके मल्टीप्लाई करने से जो अमाउंट आती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। वो अमाउंट जितनी ज़्यादा आएगी रेट उतना ज़्यादा होगा। तो जब हम फॉरवर्ड रिएक्शन करते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारा फोकस होगा ए और बी पे। तो लेट सपोज मैं कहता हूं कि ये भी मैंने 2 लिया और ये भी मैंने 2 लिया, तो 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 आर 4। तो जितना मैं इसको अब डबल करता जाऊंगा उसकी रफ्तार, रिएक्शन की रफ्तार फॉरवर्ड साइड पे ज्यादा होती जाएगी। इसी तरह जब बैकवर्ड में आएगा तो फिर सी और डी जो है वो आपस में रिएक्ट करेंगे। फिर हमारे एक्टिव मासेस जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं वो सी और डी होंगे, क्योंकि सी और डी कंबाइन होंगे तो ए और बी आएगा। तो अब इसी तरह यही सेम रूल अप्लाई होता है कि जितना इनकी मिकदार ज्यादा होगी, सी और डी की एक्टिव मासेस की मिकदार ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, तो रेट उतना ही ज्यादा होगा। सो सिंपल इसका मतलब यह है कि रिएक्शन का जो स्पीड है, जो रिएक्शन का रेट है, वो डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जितनी कंसंट्रेशन ए और बी की ज्यादा होगी रेट ऑफ फॉरवर्ड ज्यादा होगा। इसी तरह बैकवर्ड आने में भी जितनी कंसंट्रेशन सी और डी की ज्यादा होगी तो रेट उतना ही ज्यादा होगा। इट मींस के रेट का और कंसंट्रेशन का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एक चीज ज्यादा हो रही है तो दूसरी चीज भी ज्यादा हो रही है। सो द रेट और स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एक्टिव मासेस, यानी उन चीजों के मल्टीप्लाई करने के जो कि रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। ठीक हो गया? ऑफ अ रिएक्टिंग सब्सटेंस। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। अब एक्टिव मास का क्या मतलब है? सो दिस टर्म रिप्रेजेंट्स द कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मींस मिकदार, अमाउंट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट इक्विलिब्रियम, और जिसका यूनिट है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो जितने आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को ज्यादा करेंगे रिएक्शन का जो रेट है वो ज्यादा होगा। मैथमेटिकली इससे क्या इक्वेशन आएगा कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी एंड रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड डी। ए एंड बी इज फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन और बी, सी एंड डी जो है दैट इज फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट का और एक्टिव मासेस का, यानी जो रिएक्शन में हिस्सा ले रहे हैं उनके प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्ट्स मींस उनके मल्टीप्लाई करने से जो वैल्यू आती है, तो वो जितनी ज्यादा होगी रेट उतना ही ज्यादा होगा, रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा होगा। ये हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन की स्टेटमेंट रही। So now we are going to discuss the mathematical derivation for the equilibrium constant Kc. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम Kc से रिप्रेजेंट करते हैं। K मींस कांस्टेंट और C जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए यूज होता है। सो इसकी डिराइवेशन को मैथमेटिकली प्रूव करते हैं कि कैसे Kc की डिराइवेशन होती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो अभी हमने पढ़ा एक लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर
कि हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन का जो मैथमेटिकल फॉर्म है, दैट इज रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए एंड बी, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। अभी हमने लॉ ऑफ मास एक्शन में पढ़ा कि द रेट और स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी के लिए हम ये वाला साइन यूज करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लिकेशन of the molar concentration of active masses of a reacting substance। तो active masses फॉरवर्ड में क्या थे, तो अगर हम जनरल रिएक्शन को देखें दैट इज A प्लस B और ये हमारे पास बना रहे हैं C प्लस D। सो फॉरवर्ड में A B हमारे पास एक्टिव मासेस हैं और बैकवर्ड रिएक्शन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको हम RR यानी रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ दी दैट ऑफ द प्रोडक्ट। तो एक्टिव मासेस यहां पे हमारे पास अब जो है वो प्रोडक्ट है। सो अब हमें पता है कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं, याद रखें कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं किसी भी इक्वेशन के अंदर, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन जब हम हटाते हैं तो उसकी जगह हम एक इज इक्वल टू और एक कांस्टेंट को ऐड करते हैं। तो अब चूंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए मैं कांस्टेंट को यूज करूंगा इंस्टेड ऑफ प्रोपोर्शनलिटी साइन, तो ये बन जाएगा रेट ऑफ फॉरवर्ड इज इक्वल टू के एफ, यानी दिस इज अ फॉरवर्ड कांस्टेंट, के और इज इक्वल टू, ये दोनों साइन हम प्रोपोर्शनलिटी की जगह लगाते हैं और एफ का मतलब है चूंकि ये कांस्टेंट मैंने फॉरवर्ड के लिए लगाया है, सो दिस इज के एफ और बाकी चीजें एज इट इज आ जाएंगी, दैट इज ए एंड बी। इसी तरह सेम गोज फॉर द रिवर्स रिएक्शन, जब मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊंगा तो इसकी जगह मैं इज इक्वल टू और एक कांस्टेंट के को ऐड करूंगा। सो ये बन जाएगा आर आर यानी रेट फॉर रिवर्स इज इक्वल टू के आर इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी। याद रखें ये मोलर कंसंट्रेशन के लिए हम ये वाले ब्रैकेट्स जो है वो यूज करते हैं। सो दिस इज अ फॉरवर्ड कांस्टेंट एंड दिस इज द रिवर्स कांस्टेंट। अब एट इक्विलिब्रियम एज वी नो, अभी हमने लॉ ऑफ मास एक्शन में पढ़ा कि इक्विलिब्रियम में हमारे पास, इक्विलिब्रियम किसे कहते हैं कि व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, अभी ये चीज हमने पढ़ी, सो व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, या हम पढ़ते थे रेट ऑफ एवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर होते हैं। अब आर एफ की वैल्यू मौजूद है, के एफ ए बी, ये सारी की सारी वैल्यू हम आर एफ की जगह लगाएंगे और आर आर यानी रेट फॉर रिवर्स रिएक्शन की जगह हम ये वाली सारी वैल्यू को लगाएंगे। ओके, सो ये बन जाएगा हमारे पास के एफ into AB, molar concentration of A and B, this is the value of the forward reaction और equal to का साइन आ जाएगा बीच में और रिवर्स की जगह हम, रेट ऑफ रिवर्स की जगह हम लगा देंगे के आर और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड डी। यहां तक क्लियर हो गया? ओके, अब आपने क्या करना है, अब आपने के एफ की जगह पे जो है वो के आर को लेके जाना है, डिवाइड करना है। ये मैंने एरो निशान लगा दी, यानी के आर जो है वो के एफ के ऊपर डिवाइड हो जाएगा और ए और बी जो है वो इधर सी और डी की तरफ आ जाएगा, यानी वो इस तरह सी और डी के ऊपर जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा, इसको मैं इधर लिखता हूं, तो ये बन जाएगा के एफ अपनी जगह पे ही रहेगा और के एफ के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय के आर। ये एरो निशान मैंने लगाया हुआ था कि के एफ के लिए कौन आ जाएगा, के आर आ जाएगा। इसी तरह मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी और डी अपनी जगह पे रहेगा और इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, ये मैंने एरो निशान लगाया हुआ, ए और बी इधर आ जाएंगे। सो दिस इज द वे, इस तरह से आपने भी करना है। ये आ गया हमारे पास ए और बी। अब ये दोनों कांस्टेंट हैं, एक फॉरवर्ड कांस्टेंट है, एक रिवर्स कांस्टेंट है, यानी इक्विलिब्रियम पे फॉरवर्ड बराबर होता है रिवर्स के, तो हम इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लगाएंगे। तो के एफ
डिवाइडेड बाय के आर, इस पूरी की जगह मैं लिखता हूं के सी। के सी किसके बराबर है? के सी बराबर है फॉरवर्ड कांस्टेंट और डिवाइडेड बाय रिवर्स कांस्टेंट। इधर मैं साइड पे लिख भी देता हूं कि के सी किस तरह से आया, तो के सी बराबर है के एफ फॉरवर्ड कांस्टेंट डिवाइडेड बाय के आर। तो यहां से हमने इसको पुट किया इसकी जगह पे, अब बाकी चीजें एज इट इज हैं। सो दिस इज हाउ द वैल्यू ऑफ के सी इज प्रूव कि के सी बराबर है प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ दैट ऑफ द रिएक्टेंट। सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ के सी। के सी क्या है? सो के सी एक रेशो है, एक डिवीजन है। किस किस के दरमियान जो है वो डिवीजन है। तो के सी जो है, अगर मैं इसको लिखूं आप लोगों के समझाने के लिए, तो सी एंड डी, अब इधर आप देखें रिएक्शन पर साइड पे सी और डी क्या है? दैट आर प्रोडक्ट्स। तो मैं लिखता हूं के सी इज इक्वल टू द रेशो ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय, ए और बी कौन सी साइड है? दिस इज द रिएक्टेंट साइड। सो it is the ratio of product divided by reactant. So this is how the value of Kc is proved. तो ये है हमारे पास मैथमेटिकल डेराइवेशन। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लें कि किस तरह से हमने इसको डिराइव किया। सो Kc इज द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अभी Kc को प्रॉपरली डिफाइन भी करते हैं इस चीज को देख के, दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म, और इसी पे हम इसकी डेफिनेशन भी करते हैं कि किस तरह से इसको डिफाइन करते हैं। साइड पे ही मैं डिफाइन कर लेता हूं ताकि जगह कम जो है वो हमारे पास यूटिलाइज हो जाए। ओके, सो इसको मैं रिमूव करता हूं। होप सो आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। ओके, अब देखें जरा केसी को कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है इसी से हम केसी को डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं कि केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ molar concentration of product to the product of molar concentration of reactant। अच्छा, इसकी डेफिनेशन में बार बार प्रोडक्ट के वर्ड यूज हुए हैं तो इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। अब देखें मैं इसको समझाता हूं। पहले पॉइंट मैंने क्या लिखा? इट इज द रेशो, मींस केसी क्या है? एक डिवीजन की वैल्यू है, एक रेशो है। किसका? प्रोडक्ट का। यहां पे ये वाला प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई, दो चीजों के मल्टीप्लाई। तो ये दो चीजें आपस में क्या हो रही है? मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो मैं कहता हूं इट इज द रेशो, ये एक डिवीजन वैल्यू है किस चीज की? दो चीजों की मल्टीप्लाई होने की, और वो दो चीजें क्या हैं? वो प्रोडक्ट हैं। अब ये वाला प्रोडक्ट रिएक्टेंट वाला प्रोडक्ट है क्योंकि प्रोडक्ट की वैल्यू हमने ऊपर लिखी है। टू द अगेन प्रोडक्ट, यहां पे अगेन प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई। तो ये फिर मल्टीप्लाई की एक वैल्यू है, किस चीज के ऊपर डिवाइड कर रहे हैं? दो मल्टीप्लीकेशन की वैल्यूज के ऊपर डिवाइड कर रहे हैं, और वो किस चीज की वैल्यूज हैं? वो रिएक्टेंट की वैल्यूज हैं, दैट इज ए बी। सो मैं कहता हूं इट इज द रेशियो, ये एक डिवीजन वैल्यू है, ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय या टू द प्रोडक्ट of molar concentration of reactant. So this is what Kc is. Kc के ऊपर आपको किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से SLO बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो इंशाल्लाह ये मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है वो एक्सप्लेन करूंगा कि Kc पे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे एक्सप्रेशंस हम रिएक्शन से लिखते हैं, और उसकी यूनिट्स कैसे फाइंड करते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।